यह कहानी सहानपुर नाम के एक छोटे से गांव की है जहां राजन नाम का एक गरीब किसान रहता था। राजन का इस दुनिया में उसके बेटे के अलावा कोई नहीं था। उसकी पत्नी का कुछ समय पहले ही देहांत हो चुका था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह मेहनत मजदूरी करके अपनी और अपने बेटे का जीवन यापन कर रहा था। यह उस समय की बात है जब सूखे के कारण सारे गांव के किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी थी। फसल बर्बाद होने के कारण राजन के पास अब कोई कमाई का जरिया नहीं था। अब उसके पास जो बचे कुचे पैसे थे वह भी धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। राजन के पास पैसे न होने के कारण उसने अपने बेटे की कुछ दिनों से कॉलेज की फीस भी नहीं भरी थी और यह चिंता उसे दिन ब दिन खाई जा रही थी कि वह अपने बेटे की फीस कहाँ से भरेगा, क्योंकि उसके पास तो ना कोई काम है और ना ही अब पैसे बचे हैं। वह अपने बिस्तर पर बैठा ही होता है, तभी उसको परेशान देख उसका बेटा उसके पास आता है और उससे पूछता है, क्या हुआ पिताजी? आज आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। क्या हुआ आपको? कुछ परेशानी है क्या? नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं है, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था मैं। नहीं पिताजी, आपको देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। आपको कोई परेशानी है तो मुझे बता दीजिए, शायद मेरे पास उसका कोई हल हो। बेटा, तू तो जानता है इस बार हमारी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है, तो बस इसी चिंता में बैठा हूँ कि अगली फसल तक घर कैसे चलाऊंगा, क्योंकि जो बचे हुए पैसे थे अब तो वो भी खत्म हो गए हैं। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, जब तक आपकी फसल आएगी अगले साल की, तब तक मैं कुछ काम कर लेता हूँ। इससे आपकी मदद भी हो जाएगी और हमारी अगली फसल आने तक हम अपना घर भी आराम से चला सकते हैं। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। नहीं पिताजी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपने कॉलेज की फीस भी भरनी है और जब तक मैं काम नहीं करूंगा तो वह फीस कैसे भरेगी। अब आप तो कुछ और काम कर नहीं सकते, तो इसलिए मुझे ही कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। नहीं बेटा, तू उसकी चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ काम ढूंढकर पैसे कमा लूंगा और तेरी फीस भर दूंगा। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे बस। ठीक है पिताजी, जैसा आपको सही लगे। इतना बोलकर राहुल वहाँ से चला जाता है। राहुल से मैंने बोल तो दिया है कि मैं उसके कॉलेज की फीस भर दूंगा, लेकिन अब तो राशन के भी पैसे नहीं हैं और अगर राहुल की कॉलेज की फीस नहीं भरी तो कॉलेज वाले उसे कॉलेज से निकाल देंगे और मैं ऐसा नहीं चाहता। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वह इसी सोच में बैठा रहता है और बैठे बैठे उसे गांव के सेठ माणिक लाल की याद आती है। क्यों ना मैं माणिक लाल से अगली फसल आने तक पैसे उधार ले लूं, इससे घर में राशन भी आ जाएगा और राहुल के कॉलेज की फीस भी भर जाएगी। अब तो मुझे यही करना पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। माणिक लाल एक नंबर का लालची और बेकार आदमी था। वह लोगों को उनकी जमीन पर पैसे उधार देता था और लोगों के पैसे टाइम पर वापस न लौटाने पर उनकी जमीन हड़प लेता था। अगली सुबह राजन माणिक लाल के घर पहुंच जाता है। नमस्ते सेठ जी। हाँ बोलो राजन, क्या हुआ? आज अचानक मेरे घर कैसे आ गए तुम? बस सेठ जी, आप तो जानते ही हो इस बार मेरी फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है और मेरे पास खेती के अलावा कमाई का कोई दूसरा जरिया नहीं है, इसलिए मैं आपसे कुछ मदद मांगने के लिए आया हूँ। आप मेरी कुछ पैसे देकर मदद कर दीजिए, मैं धीरे धीरे आपके सारे पैसे चुका दूंगा। देखो राजन, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन तुम तो मेरे बारे में जानते ही हो, मैं पैसे सूद पर ही देता हूँ। अगर तुम अपनी कोई चीज मेरे पास गिरवी रखो तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए राजी हूँ, और अगर तुम मुझे समय पर पैसे नहीं लौटा पाए तो फिर तुम्हारी वह चीज मेरी हो जाएगी। अगर तुम्हें मंजूर है तो बताओ, मैं तुम्हें अभी पैसे दे देता हूँ। सेठ की यह बात सुनकर राजन सोचता है, मैं सेठ से पैसे ले तो लूंगा, अगर मैंने सेठ को टाइम पर पैसे नहीं दिए तो मुझे अपनी खेती की जमीन सेठ के नाम करनी पड़ेगी, और अगर मैंने इनसे पैसे उधार नहीं लिए तो मेरा घर कैसे चलेगा और मेरे बेटे की कॉलेज की फीस जमा न होने के कारण उसे कॉलेज से भी निकाल दिया जाएगा। क्या हुआ राजन, क्या सोच रहे हो? तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं? सोच लो, कुछ दिन सोचकर बता देना।
अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम मुझसे आकर ले जाना। सेठ जी, मुझे पैसों की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं जल्द से जल्द आपके पैसे लौटा दूंगा। सेठ उसको पैसे दे देता है। धन्यवाद सेठ जी, मैं आपके पैसे जल्द से जल्द चुका दूंगा। वह सब तो ठीक है, लेकिन मेरी बात याद रखना। अगर तुमने मेरे पैसे समय पर नहीं दिए तो तुम्हें अपनी जमीन मजबूरन मेरे नाम करनी पड़ेगी। ठीक है सेठ जी, मैं आपकी यह बात याद रखूंगा। राजन पैसे लेकर अपने घर चला जाता है और घर पहुंचकर वह अपने बेटे को बुलाता है। राहुल बेटे, इधर आना, जरा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी पिताजी, बोलिए, क्या बात करनी है आपको? बेटा, तुम अपने कॉलेज की फीस की बात कर रहे थे ना, लो मैं ले आया हूँ। पिताजी, कल तो आप बोल रहे थे कि मेरे पास पैसे नहीं है, जो बचे हुए पैसे थे वह भी खत्म हो गए हैं। अब आप मेरी कॉलेज की फीस कहाँ से लेकर आए हैं? बेटा, ये पैसे मैंने सेठ मणिलाल जी से सुद पर लिए हैं। लेकिन पिताजी, अगर सेठ जी को सही टाइम पर आपने पैसे नहीं दिए तो वह आपकी जमीन अपने नाम करा लेंगे। हाँ बेटा, मैं यह सब जानता हूँ, लेकिन अभी हमें उनके अलावा कोई और पैसे नहीं दे सकता था, और फिर तुम्हारे कॉलेज की फीस भी तो भरनी जरूरी थी, नहीं तो तुम्हें कॉलेज से निकाल देते। इसीलिए मैंने उनसे पैसे उधार ले लिए। पर पिताजी, अगर आप सही टाइम पर पैसे नहीं दे पाए और सेठ ने हमसे हमारी जमीन छीन ली तो फिर हम क्या करेंगे? बेटा, तुम इसकी चिंता मत करो। मैंने सेठ से कुछ ज्यादा पैसे लिए हैं, जिससे मैं कुछ काम कर लूंगा, और काम करने के बाद उसके मुनाफे से जो पैसे इकट्ठे होंगे तो सेठ को उसके पैसे वापस लौटा दूंगा। यह लो तुम पैसे, और कल अपनी फीस जमा करा देना। ठीक है पिताजी, जैसा आपको सही लगे आप वैसा ही करिए। अगले दिन राजन मंडी से फल लाकर गांव के बाजार में बेचना शुरू कर देता है। राजन के पास कुछ ही देर में बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं और उसके सारे फल बिक जाते हैं। राजन जब फल बेच रहा होता है, उसी वक्त वहाँ गांव का एक आदमी रामू घूम रहा होता है। रामू भी राजन की तरह गांव में खेती किया करता था, पर रामू के पास राजन से बहुत ज्यादा जमीन थी, जिस कारण यदि उसकी किसी साल फसल बर्बाद भी हो जाती थी तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो क्योंकि उसके पास पहली फसल के बहुत सारे पैसे होते थे, जिससे वह अपना घर चला लेता था, और उसे गांव के किसानों की जमीन खरीदने की आदत थी, वह अपनी जमीन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहता था। राजन को वह जब फल बेचते देखता है तो सोचता है, लगता है इस बार राजन की फसल बर्बाद हो जाने के कारण वह बाजार में फल बेच रहा है। खेती छोड़कर यही सही मौका है, इससे इसकी जमीन खरीदने की बात करता हूँ, शायद ये बेच दे। इतना सोचकर रामू राजन के ठेले के पास जाता है और उससे बात करता है। अरे राजन भाई, ये क्या कर रहे हो? फल बेच रहे हो? क्या हुआ, खेती बाड़ी छोड़ दी क्या तुमने? रामू भाई, तुम तो जानते हो इस बार सूखे के कारण मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है, और अब अगले मौसम की फसल तक किसी न किसी तरह तो घर चलाना था, तो इसीलिए मैंने फल बेचना शुरू कर दिया है। लेकिन कल तक तो तुम यह बोल रहे थे कि मेरे पास पैसे नहीं है, और अब फलों का ठेला लगा लिया। इसके लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? हाँ भाई, मेरे पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन किसी न किसी तरह घर तो चलाना था, इसलिए मैंने सेठ मानिकलाल से पैसे सुद पर पैसे उधार ले लिए हैं। उनको जल्द से जल्द लौटा दूंगा। बस उन्हीं पैसों से यह फलों का ठेला लगाया है। राजन की बात सुनकर रामू सोचता है, चलो यह तो अच्छा किया राजन ने मणिलाल से पैसे उधार लिए हैं। अगर वह पैसे इसने टाइम पर नहीं चुकाए तो मणिलाल इसकी जमीन पर कब्जा कर लेगा, और फिर उससे वह जमीन में खरीद लूंगा। राजन की बात सुनकर रामू खुश तो बहुत था, पर वह राजन के सामने दुख जताने की कोशिश करता है और उससे कहता है, क्या कह रहे हो राजन भाई? तुमने सेठ मणिलाल से पैसे सूद पर उधार लिए हैं, लेकिन तुम तो जानते हो ना, अगर तुमने उसको टाइम पर पैसे वापस नहीं लौटाए तो वह तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लेगा। हाँ भाई, मैं सब जानता हूँ, लेकिन यह बात तो तब होगी ना जब मैं उनके पैसे वापस नहीं लौटा पाऊंगा, और मुझे पता है अगली फसल तक मेरे पास कोई कमाई का जरिया नहीं है, इसलिए ही
मैंने यह फलों का ठेला लगाया है। मैं जल्द से जल्द इन्हीं फलों से मुनाफा कमाकर उनके पैसे वापस लौटा दूंगा। राजन की यह बातें सुनकर रामू मन ही मन सोचता है, ये तो सही कह रहा है। इसकी फलों की दुकान तो अच्छी चल रही है और आगे भी ऐसी ही चलती रही तो ये जल्द से जल्द मनीलाल के पैसे चुका देगा। और अगर इसने मनीलाल के पैसे टाइम पर चुका दिए तो फिर मैं इसकी वह जमीन नहीं खरीद पाऊंगा। रामू राजन की यह बातें सुनकर थोड़ा परेशान तो हो जाता है, लेकिन वह उसके सामने ऐसा जाहिर नहीं करता है और उससे कहता है, हाँ भाई, फिर तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ। अगली फसल तक कुछ न कुछ काम कर लेता हूँ। रामू इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर पहुंचकर रामू राजन की जमीन हड़पने की नई तरकीब सोचने लगता है। मेरे पास इतना अच्छा मौका था राजन की जमीन खरीदने का, लेकिन जिस तरह उसकी दुकान चल रही है फिर तो मैं उसकी जमीन नहीं ले पाऊंगा। एक काम करता हूँ, मनीलाल सेठ से मिलकर ही राजन की जमीन को अपने नाम करने की कोई तरकीब सोचता हूँ। फिर क्या था, राजन वहाँ से मणिलाल से मिलने उसके घर की तरफ निकल जाता है। रामू मणिलाल के घर पहुँचते ही उसे सीधा राजन की जमीन के बारे में बात करता है। नमस्ते सेठ जी, कैसे हो आप? मैं सही हूँ रामू, तुम बताओ कैसे हो और यहाँ आज कैसे आना हुआ? बस भाई, मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूँ। मैंने सुना है राजन ने तुमसे पैसे सूद पर लिए हैं। हाँ भाई, अभी 1-2 दिन पहले ही वह मुझसे पैसे उधार लेकर गया है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, बस मैं तो यह पूछ रहा हूँ, तुमने उसको बताया है ना कि अगर उसने तुम्हारे पैसे नहीं लौटाए तो तुम उसकी जमीन अपने नाम करा लोगे? हाँ भाई, वह सब तो मैंने उसे पैसे देने से पहले ही सब कुछ समझा दिया था। अगर उसने मुझे पैसे समय पर नहीं लौटाए तो मैं उसकी खेती की जमीन पर कब्जा कर लूंगा। क्यों, क्या हुआ रामू भाई? कहीं तुम्हारी नजर उसकी जमीन पर तो नहीं है? हाँ भाई, तुम सही समझ रहे हो, मुझे उसकी जमीन चाहिए। मैंने उसकी जमीन कई बार खरीदने की कोशिश की है, लेकिन वह हर बार मना कर देता है। लेकिन इस बार अच्छा मौका है। अगर उसने तुम्हारे पैसे सही टाइम पर नहीं लौटाए तो तुम उसकी जमीन पर कब्जा कर लेना और फिर वह जमीन मेरे नाम कर देना। मैं तुम्हें उसकी अच्छी कीमत दे दूंगा। ठीक है भाई, मुझे तो लगता है वह मेरे पैसे टाइम पर नहीं दे पाएगा तो उसकी जमीन मेरी ही हो जाएगी। फिर तो तुम्हें उसकी जमीन की बात मेरे से ही करनी चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों में तो उसका मालिक मैं ही बनने वाला हूँ। नहीं भाई, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। इतनी आसानी से वह तुम्हें अपनी जमीन नहीं देगा। क्या बात कर रहे हो भाई? इस बार तो फसल बर्बाद हो चुकी है और अगली फसल आने तक उसके पास कोई कमाई का जरिया नहीं है, तो वह मेरे पैसे कैसे चुकाएगा? उसको हार कर अपनी जमीन मेरे ही नाम करनी पड़ेगी। नहीं भाई, मैंने भी जब सुना था उसने तुमसे पैसे लिए हैं तो मैं भी यही सोच रहा था कि मैं तुमसे जाकर उसकी जमीन खरीद दूंगा। लेकिन उसने जो पैसे लिए हैं, उसने उन पैसों से बाजार में फलों का ठेला लगा लिया है और उसका काम अच्छा चल रहा है। वह जल्द से जल्द पैसे कमा कर तुम्हारा उधार चुका देगा। क्या कह रहे हो रामू भाई? अगर ऐसा हुआ तो फिर तो उसकी जमीन मेरे हाथ से चली जाएगी। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे और उसकी जमीन भी, पर तुम्हें इसमें मेरा साथ देना होगा। तो भाई बताओ फिर क्या तरकीब है? ज्यादा कुछ नहीं भाई, बस तुम राजन से अपने पैसों के बारे में पूछते रहना कि वह कब तुम्हारे पैसे दे रहा है, और जैसे ही वह बोले कि मैं आपके पैसे कल को दे दूंगा तो तुम मुझे आकर बता देना। फिर मैं उसके घर में जाकर उसके सारे पैसे चुरा लूंगा और वह तुम्हें पैसे नहीं दे पाएगा, तो फिर उसको अपनी जमीन तुम्हारे ही नाम पर करनी पड़ेगी। इस तरकीब से तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे और उसकी जमीन भी तुम्हारे नाम हो जाएगी। मणिलाल रामू की बात सुनकर सोचता है कि मुझे मेरे पैसे भी मिल जाएंगे और जमीन भी मिल जाएगी, जिसको मैं रामू को अच्छी कीमत पर बेच दूंगा। इसमें तो मेरा ही फायदा है। वह इतना सोचकर बोलता है, ठीक है भाई, मैं उससे पैसों के बारे में पूछता रहूंगा और जैसे ही मुझे लगेगा उसके पास पैसे जमा हो गए हैं, मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर क्या था, रामू वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। अगले दिन मणिलाल राजन से मिलने बाजार जाता है। मणिलाल जब राजन के ठेले के पास पहुँचा तो वह देखता है कि उसके ठेले के पास बहुत भीड़ लगी थी। इतनी भीड़ को देखकर मणिलाल सोचता है, ठीक कह रहे थे रामू भाई, इस राजू की दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है
ऐसे ही इसकी दुकान चलती रही तो यह तो मेरे पैसे बहुत जल्द लौटा देगा। इतना सोचकर मणिलाल राजन से मिलने के लिए पहुंच जाता है। और राजन भाई, तुम्हारी फलों की दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है। बस सेठ जी, जो भी है आपकी कृपा है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मैंने तुम्हें दे दिए थे, और जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तुम मेरे पैसे मुझे लौटा ही दोगे। हाँ सेठ जी, जैसे ही मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे मैं वैसे ही आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है राजन, जैसे ही तुम्हारे पास पैसे इकट्ठे हो जाए तो मुझे मेरे पैसे लौटा देना। ठीक है सेठ जी। फिर भी कितने दिन लगेंगे तुम्हें पूरे पैसे जमा करने में राजन? सेठ जी, बस जैसे मेरा काम चल रहा है, अगर मेरा काम ऐसे ही चलता रहा तो मैं 1 महीने के अंदर अंदर आपके पैसे लौटा दूंगा। चलो ठीक है भाई, तुम काम करो, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर मणिलाल अपने घर के लिए निकल जाता है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। राजन की दुकान अच्छी चलती रहती है और वह अपनी दुकान से बहुत अच्छा मुनाफा कमा लेता है। और फिर कुछ दिन बाद मणिलाल रामू की तरकीब के हिसाब से यह जानने के लिए कि राजन के पैसे इकट्ठे हुए हैं या नहीं, राजन से मिलने के लिए जाता है। और भाई राजन, क्या हाल है और दुकान कैसी चल रही है? जी सेठ जी, दुकान तो बढ़िया चल रही है। चलो ठीक है, फिर तो तुम मेरे पैसे बहुत जल्द ही लौटा दोगे। जी सेठ जी, बस थोड़े पैसे बाकी है, 2-3 दिन में वह भी जमा हो जाएंगे, फिर मैं आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। चलो, यह तो पता चल गया कि राजन ने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। अब रामू को बता देता हूँ, वह इसके घर पर चोरी कर लेगा। ठीक है भाई राजन, मैं चलता हूँ। जैसे ही तुम्हारे पास पैसे जमा हो तो घर आकर पैसे दे जाना मुझे। मणिलाल जब राजन की दुकान से जाता है तो राजन उसको रामू के साथ जाते हुए देख लेता है। उसको कुछ गड़बड़ नजर आती है, क्योंकि वह उन दोनों को 2-3 बार पहले भी साथ में देख चुका था। इसलिए वह उन दोनों का पीछा करता है। राजन की दुकान से थोड़ी दूरी पर आकर मणिलाल और रामू रुक जाते हैं और आपस में दोनों बात करने लगते हैं। और उन दोनों से थोड़ी ही दूरी पर खड़े होकर राजन उनकी बातें सुनने लगता है। क्या हुआ? मणिलाल भाई पूछा। आपने राजन से उसे और कितने दिन लगने वाले हैं पैसे जमा करने में? भाई, बस तुम आज रात ही उसके घर में चोरी कर लो, क्योंकि उसने पैसे जमा कर लिए हैं। बस थोड़े ही पैसे जमा करने बाकी रह गए हैं। क्या भाई तुम सच कह रहे हो? राजन ने तुम्हारे उधार लिए हुए पैसे जमा कर लिए हैं? हाँ भाई, उसने पैसे जमा कर लिए हैं। बस थोड़े ही पैसे बाकी है और उसने बोला है 2-3 दिन में वह वो भी जमा कर लेगा। ठीक है भाई, फिर तुम एक काम करना, कल उससे जाकर पैसे मांगना। लेकिन भाई, उसने 2-3 दिन में पैसे देने का वादा किया है, तो कल मैं उसके घर पर जाकर पैसे कैसे मांग सकता हूँ? अरे भाई, तुम कल ही जाकर उसके घर पर पैसे मांगना बोल देना। मुझे थोड़ी जरूरत है तो मुझे पैसे आज ही चाहिए, और अगर वह पैसे नहीं दे पाया तो तुम उसको बोलना कि अपनी जमीन मेरे नाम कर दे, क्योंकि एक दिन में तो वह इतने पैसे जमा नहीं कर पाएगा। ठीक है भाई, फिर तुम आज रात उसके घर जाकर पैसे चुरा लो और कल मैं उसके घर जाकर पैसे मांगता हूँ। वह पैसे नहीं दे पाएगा तो मैं उसकी जमीन अपने नाम करा लूंगा। राजन उन दोनों की सारी बातें दूर खड़ा होकर छुपकर सुन रहा था। ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा बेकार और घटिया इंसान है। ये तो मेरी मेहनत की कमाई और मेरी जमीन हड़पने की साजिश कर रहे हैं। राजन को कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, और वह यह सब बातें सुनकर अपने घर चला जाता है। राजन बहुत गहरी सोच में अपने घर पर बैठा होता है। तभी उसका बेटा उसके पास आता है। क्या हुआ पिताजी, क्या सोच रहे हैं? आपको कोई परेशानी है क्या? हाँ बेटे, एक परेशानी तो है। राजन अपने बेटे राहुल को सारी बात बता देता है, जो उसने रामू और मणिलाल सेठ को एक दूसरे से बात करते हुए सुना था। तो पिताजी, क्या आपने इस सब से बचने के लिए कोई तरकीब सोची है क्या? नहीं बेटा, बस वही सोच रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। पिताजी, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम सेठ के पैसे भी लौटा देंगे, और सेठ भी यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि हमने उनके पैसे कैसे लौटा दिए, और रामू काका भी सोचते ही रह जाएंगे कि हमने यह सब कैसे किया। ऐसी क्या तरकीब है बेटा, बताओ मुझे। सोहन अपने पिता को सारी तरकीब बता देता है, और राजन अपने बेटे की यह तरकीब सुनकर उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है। वहाँ बेटा, क्या खूब सोचा है तुमने। अब देखो मैं कल उन दोनों को कैसे चौंकाता हूँ।
फिर क्या था, सोहन और राजन दोनों अगले दिन का इंतजार करते हैं। उसी रात रामू उनके घर चोरी करने के लिए आता है और पैसे चोरी करके उनके घर से चला जाता है। अगली सुबह रामू सारे पैसे लेकर मणिलाल के घर पहुंचता है और सारे पैसे मणिलाल को दे देता है। मणिलाल भाई, अब देखो, मैं अपनी तरकीब के हिसाब से सारे पैसे चुरा कर ले आया हूँ। अब तुम सीधा उस राजन के घर जाओ और अपने पैसे जाकर उससे मांगो, और अगर वह पैसे ना दे तो उसको 1 दिन का समय दे देना। और हाँ, उसको याद से यह भी बोल देना कि अगर तुमने मुझे कल तक पैसे वापस नहीं दिए तो मैं तुम्हारी जमीन अपने नाम कर लूंगा। हाँ ठीक है भाई, तुम उसकी चिंता छोड़ दो। मैं अभी राजन के घर पर जाकर उसे यह सब बोल कर आता हूँ। इतना बोलकर मणिलाल राजन के घर जाने के लिए निकल जाता है और दूसरी तरफ राजन और उसका बेटा राहुल मणिलाल के आने का इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ पिताजी, अब तक सेठ जी आई क्यों नहीं? हाँ बेटा, मैं भी उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। पिताजी, आप चिंता क्यों कर रहे हो? अगर कुछ गड़बड़ हुई भी होगी तो हम उससे भी निपट लेंगे। हाँ बेटा, बात तो तुम सही कह रहे हो। अभी राजन और सोहन आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ सेठ मणिलाल आ जाता है। अरे सेठ जी, आप यहाँ अचानक क्या हुआ? कोई काम था क्या? नहीं भाई, मुझे तुमसे क्या काम होगा? मैं तो अपने पैसे वापस लेने के लिए आया हूँ। मुझे थोड़ा जरूरी काम आ गया था तो मैंने सोचा पैसे तुमसे ही लेता चला जाऊं। लेकिन सेठ जी, मैंने तो आपसे कहा था कि 1-2 दिन और लग जाएंगे पूरे पैसे देने में। हाँ भाई, मुझे याद है, लेकिन मुझे आज ही सारे पैसे चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है सेठ जी, आप यहीं पर रुकिए, मैं देख कर आता हूँ कि मेरे पास कितने पैसे इकट्ठा हुए हैं। अगर पूरे हो गए होंगे तो मैं लेकर आता। इतना बोलकर राजन अपने कमरे में पैसे लेने चला जाता है और मणिलाल वहीं रुककर उसका इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद राजन अपने कमरे से आता है और बोलता है, एक समस्या हो गई है सेठ जी। मैंने सारे पैसे अपने कमरे की अलमारी में रखे थे। लगता है किसी ने सारे पैसे चुरा लिए हैं। क्या कह रहे हो राजन भाई? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ताकि मुझे पैसे ना देने पड़े? नहीं सेठ जी, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। मैंने सारे पैसे अपने कमरे की अलमारी में ही रखे थे और अब वहाँ नहीं है। मणिलाल ये बात सुनकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा होता है। चलो सही है, सब रामू भाई की तरकीब के अनुसार हो रहा है। अब इसे थोड़ा और डराकर कल तक की मोहलत दे देता हूँ। देखो भाई राजन, मुझे यह सब नहीं सुनना है। मुझे मेरे पैसे चाहिए, और अगर तुम अभी नहीं दे सकते तो मैं तुम्हें कल तक का टाइम दे सकता हूँ। कल तक मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, नहीं तो अपनी जमीन मेरे नाम करने के लिए तैयार हो जाओ। सेठ की यह बात सुनकर राहुल बोलता है, क्या हुआ पिताजी, आप सेठ जी को पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं? बेटा, मैंने अभी तो बताया, मैंने पैसे अपने कमरे की अलमारी में रखे थे और अब वहाँ पर नहीं है। वह पैसे किसी ने चोरी कर लिए हैं। पिताजी, शायद आपकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है, क्योंकि आपने पैसे अपनी अलमारी में नहीं रखे थे। आपने पैसे मुझे रखने के लिए दिए थे। मैं पैसे लेकर आता हूँ। इतना बोलकर राहुल अपने कमरे से पैसे लेकर आता है और अपने पिताजी को दे देता है। अरे हाँ बेटा, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया। यह लीजिए सेठ जी, अपने पैसे। आपके सारे पैसे ब्याज के साथ है। एक बार गिन लीजिएगा। राजन मणिलाल को पैसे दे देता है। राजन के पैसे देने के बाद मणिलाल सोचने लगता है, ये कैसे हो गया? रामू ने तो सारे पैसे चुराकर राजन के मुंह लाकर दे दिए थे, तो फिर ये राजन पैसे कहाँ से लेकर आ गया? क्या हुआ सेठ जी, क्या सोच रहे हो? यही ना कि मैं यह पैसे कहाँ से लेकर आ गया। राजन की यह बात सुनकर मणिलाल चौंक जाता है। सेठ जी, चौंकिए मत, मैं सब जानता हूँ। आपने और रामू भाई ने मेरी जमीन हड़पने के लिए क्या क्या साजिश की थी। अब आप अपना नसीब खराब समझिए या मेरी किस्मत अच्छी कि मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी। इसलिए मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर एक तरकीब बनाई आपको चौंकाने के लिए। आपको जो रामू भाई ने पैसे हमारे घर से चुरा कर दिए हैं वह सब नकली है। हमने असली पैसों की जगह नकली पैसे रख दिए थे जो रामू भाई ने चुरा कर आपको दिए हैं। जब यह बात सेठ सुनता है कि राजन को उसकी सारी सच्चाई पता है तो वह डर जाता है और राजन से माफी मांगता है और उससे कहता है, मैं जिंदगी में कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। राजन,
इस तरह राजन और राहुल की सूझबूझ से उनकी जमीन भी बच जाती है और उसका कारोबार भी अच्छा चलने लगता है और राजन खुशी खुशी अपने बेटे के साथ अपना जीवन गुजारने लगता है। ऐसे ही अच्छी अच्छी हिंदी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल सेमी क्रिएशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।